शेरा उठ जरा ते फिर यूं ही जलवा दिखा अपना बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नूं। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे। पार्ट 4 में हम सभी को देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट 4 का आरंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 4 का आरंभ जो है देसी रियासतों के एकीकरण से होगा। ठीक है दोस्तों, देसी रियासतों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण। ये हो गया हमारा टॉपिक और इसमें हम लोग अब चल रहे हैं पॉइंट को देखने। पॉइंट को एक एक पॉइंट को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है कि दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। कौन कौन सी? पहली बात तो पहली जो इकाइयाँ थी उसका नाम था ब्रिटिश भारत, ओके, और दूसरी जो इकाइयाँ थी उसका नाम था देशी रियासतें। अब इसको मैं आप सभी को लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। भारत के स्वतंत्र होते समय, भारत के स्वतंत्र स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्र होते समय, ओके, भारत में दो प्रकार की, ओके, राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। पहली कौन सी मैंने बताया था दोस्तों आप सभी को? ब्रिटिश भारत, ओके। दूसरा कौन बताया था हम सभी ने आपको? देशी रियासतें, रियासतें। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, जो भी पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। टेंशन लेके कोई भी काम नहीं होता है, आपको सच्चे मन से करना होगा, मन तन से करना होगा। जब तक आप सभी पढ़ रहे हो तब तक पेशेंस के साथ पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक वर्ड को सुनते हुए चलो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने क्या बताया आप सभी को पहले पॉइंट में? भारत के स्वतंत्र होते समय, ठीक है दोस्तों, भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतें। अब ब्रिटिश भारत को मैं इस मतलब यहीं पे आप सभी को समझा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश भारत जो है दो प्रांतों में बटा था, दो भागों में बटा था। पहला जो था ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत। इसके कितने मतलब क्षेत्र थे दोस्तों? 11 क्षेत्र थे, ओके। और दूसरा जो था वो कमिश्नर के प्रांत थे, कमिश्नर प्रांत। इसमें कितने क्षेत्र थे दोस्तों? 4। और आप सभी के सामने, आप सभी के डिस्प्ले पे, आप सभी के स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। एक मतलब एक फोटोज आ रही होंगी, उसमें आप सभी को इसी के बारे में दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, आप सभी के सामने दिख रही होगी, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि भारत के कितने क्षेत्र थे और पाकिस्तान के कितने क्षेत्र थे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, बाकी मैं आगे आप सभी को समझाने का प्रयास करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो यही बताया गया। ब्रिटिश प्रांत के कितने क्षेत्र हैं वो दिख रहे होंगे आपको, और कमिश्नर के कितने क्षेत्र हैं वो दिख रहे होंगे, और उसमें से भारत के कौन कौन से हैं वह भी दिख रहा होगा, और पाकिस्तान के कौन कौन से हैं वह भी दिख रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? भारत जब हमारा स्वतंत्र हो गया उस टाइम पे दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी, और भारत स्वतंत्र होते समय दो देशों का निर्माण करते हुए चला गया, ठीक है दोस्तों। दो देशों का निर्माण किस किस देशों का हुआ दोस्तों? कौन कौन देशों का हुआ? और पहला तो हमारा पाकिस्तान का हुआ और दूसरा हमारा भारत का हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम लिख के समझ लेते हैं दोस्तों।
भारत के स्वतंत्र होते समय जो है भारत में दो तरह की राजनीतिक इकाइयां होती थी, और भारत के स्वतंत्र होते समय ही दो देशों का निर्माण हुआ। भारत के स्वतंत्र समय, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दो देशों निर्माण हुआ। अब पहला कौन सा था? पाकिस्तान मान लो या फिर भारत मान लो, ठीक है भारत ही मान लेते हैं, भारत। दूसरा कौन था? पाकिस्तान। ओ सॉरी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया। एक बार आप सभी को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले पॉइंट में मैंने यह समझाया है आप सभी को, भारत के स्वतंत्र होते समय भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां होती थी। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा देशी रियासतें। इसको हमने आप सभी को अच्छे तरीके से समझा दिया है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? भारत के स्वतंत्र होते समय दो देशों का निर्माण हो गया, दो देशों का निर्माण हुआ, पहला भारत और पाकिस्तान। आप सभी को ब्रिटिश भारत में क्षेत्रों को हमने बता दिया, कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान के थे और कौन कौन से क्षेत्र भारत के थे। तो इनको तीन विकल्प दिया गया दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जो है पाकिस्तान के लोग जो थे, भारत में जो थे, उनको तीन विकल्प दिया गया। कौन कौन से? कि आप भारत में रह सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो अच्छे तरीके से, आप पाकिस्तान में भी जा सकते हो और यहाँ पे आप स्वतंत्र रह सकते हो, आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। पहला क्या? भारत में रह सकते हो। दूसरा क्या? पाकिस्तान में जा सकते हो। तीसरा क्या? आप यहाँ पे रह सकते हो, आप बहुत स्वतंत्र रह सकते हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो इसको मैं आप सभी को लिख के समझा देता हूँ, आप सभी को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे लिख के समझा देता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तीन विकल्प दिए गए दोस्तों, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा तीन विकल्प। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प क्या था? भारत रह सकते हो, ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी को। दूसरा क्या था? भारत में स्वतंत्र रह सकते हो। दिख रहा है। तीसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, पाकिस्तान भी जा सकते हो। तो आप सभी को समझ में आ गया ना? तीन तरीके के विकल्प दिए गए, किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों। भारत में रह सकते हो आप, पहला विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प, भारत में स्वतंत्र रह सकते हो। तीसरा विकल्प, पाकिस्तान में भी जा सकते हो आप। ये किसके लिए थे? पाकिस्तानों के लिए थे, पाकिस्तान वाले लोग जो थे उनके लिए ये तीन विकल्प दिए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि इससे हट के है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पे हमारे भारत में पाकिस्तान के लोग थे या नहीं थे, ये आपके सामने प्रूफ है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो धर्म होता है वह इंसानों ने बनाया है। तो पाकिस्तान ये थे, भारत में क्यों आए? पाकिस्तान में क्यों नहीं गए भाई? क्यों नहीं गए पाकिस्तान में? ये भारत में क्यों आ गए? यही बात हुआ ना कि धर्म को जो है इंसानों ने बनाया है। अगर धर्म जो है भगवान ने बनाया होता तो ये लोग पाकिस्तान में ही पैदा होते, भारत में नहीं पैदा होते। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया। आज के बाद आप सभी को धार्मिक टिप्पणी नहीं करना है, धार्मिक भावनाओं पे आप सभी से आप सभी को किसी से लड़ाई भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो
मैं आगे बढ़ता हूँ, इन सारी बातों पे कुछ रखा नहीं है दोस्तों, तो मैं आपसे लास्ट बार विनती करता हूँ, आप सभी को जो है धार्मिक भावनाओं पर किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे भारत में जो थे वो पाकिस्तान के भी लोग थे, उनका धर्म भले ही मुसलमान का था, ठीक है, और हिंदू नहीं थे, लेकिन वो पैदा कहाँ पे हुए थे, हमारे भारत की भूमि पे पैदा हुए थे, भारत की धरती पे पैदा हुए थे। कुछ लोग तो चले गए पाकिस्तान, कुछ लोग यहीं पे रह गए, क्यों? क्योंकि उनको जो है अपनी धरती की, उनको अपने देश का गर्व हो रहा था कि हमने भारत में जन्म लिया है, तो भारत की धरती को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ वहीं पे दुष्ट पाकिस्तानी थे, वो लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है, वो लोग मतलबी लोग थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी बहुत ही अच्छे थे, वो भारत में ही रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने भारत की भूमि को अपनी भूमि समझा, और आज भी हैं, और आज भी सभी चीज़ों को मानते हैं। तो मैं कहता हूँ, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी मुसलमानों के सामने, ठीक है, वो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जल्द ही समझ में आएगा उनके हित में जो है अखंड भारत ज़्यादा सही होगा, ना कि उनको मुस्लिम लीग की जो पार्टियां थी वो सही होगी। पाकिस्तान उनके लिए कम हित में होगा, लेकिन अखंड भारत उनके लिए ज़्यादा हित में होगा। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात बोली थी संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप सभी को समझ में आ गया भारत जब स्वतंत्र हुआ, दो तरीके की राजनीतिक इकाइयाँ होती थे और दो तरीके का देश निर्माण हुआ था, और कुछ क्षेत्र जो थे पाकिस्तानी थे, तो उनको तीन विकल्प दिए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, तो आइए हम देसी रियासतों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, 552 देसी रियासतें होती हैं, इसके बारे में तो मैंने चर्चा ही नहीं की। 552 मिटाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो 552 देशी रियासतें क्या सच में शामिल हो गई हमारे भारत में, या फिर कुछ ने मना कर दिया? क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगे। और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ना कि टीचर, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, फिर भी आपको समझाने का तरीका रखता हूँ, ठीक है। उतना अच्छा तरीका तो नहीं है, उतना अच्छा तजुर्बा नहीं है हमारे पास आपको समझाने का, लेकिन मैं प्रयास करता रहूँगा आपको समझाने का। और मैं जो चीज़ें समझाऊँगा वो टीचर से हट के समझाऊँगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, और एक स्टूडेंट के नज़रिए से पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सरलता होगी, ठीक है। ओके, तो हम सभी का अगला पॉइंट जो था वो 552 देशी रियासतों के बारे में है, ठीक है दोस्तों। 552 देशी रियासतें हमारे भारत में थे कुल, ठीक है दोस्तों। तो 552 देशी रियासतों में से 549 ने भारत में शामिल हो गई, ठीक। 552 में से 549 जो है भारत में शामिल हो गई, और तीन देशी रियासतों ने मना कर दिया। कौन कौन सी देशी रियासतें थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब इसको मैं इतना लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 552 देशी रियासतें, एक मिनट में मार्कर चयन कर लेता हूँ। 552 रियासतें हमारे भारत में थी। 549 ने भारत में शामिल हो गई, और तीन ने मना कर दिया। देशी रियासतों ने मना कर दिया। वो तीन कौन कौन सी थी? पहला हैदराबाद, ओके। दूसरा जूनागढ़, ओके। तीसरा क्या है? कश्मीर, ओके। अब देशी रियासतों का मतलब आप सभी को समझाना पड़ेगा, या फिर आप सभी उतने समझदार हो? देशी रियासतों का मतलब होता है जहां राजाओं महाराजाओं का शासन चलता हो,
वहाँ पे कोई रोल नियम नहीं चलते हैं, वहाँ सिर्फ राजाओं का कहना चलता है, तानाशाही जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस क्षेत्र को हम देशी रियासतें बोलते हैं। और हमारे भारत में कुल मिला के कितनी देशी रियासतें थी? 552 देशी रियासतें थी। और 552 में से 549 ने, 549 आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, 549 ने भारत में शामिल हो गई। 549 देशी रियासतें हमारे भारत में शामिल हो गई। तीन देशी रियासतों ने मना कर दिया, तीन देशी रियासतों ने मना कर दिया। कौन कौन से? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये इन तीन देशी रियासतों ने मना कर दिया भारत में शामिल होने से। अब ये लोग भी शामिल हुए, लेकिन कुछ समय बाद शामिल हुए। कुछ समय बाद क्या हुआ इनके साथ पता है? इनके साथ क्या हुआ? पुलिस पुलिस ने इन पे डंडे लगाए, पुलिस कार्यवाही द्वारा। ठीक है, कार्यवाही द्वारा इन्हें भारत में शामिल कर लिया गया। और जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह, इसका मतलब मुझे नहीं पता, जनमत संग्रह द्वारा इन्हें भारत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर को जो है विलय पत्र, पत्र के हस्ताक्षर ताक्षर द्वारा भारत यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? एक बार फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन चलता है उसे देशी रियासतें बोलते हैं। हमारे भारत में कुल मिला के कितने देशी रियासतें थे? 552 देशी रियासतें थे। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में। ठीक है, और 549 ने भारत में शामिल होगी, 549 भारत में शामिल हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा उनके साथ। और तीन देशी रियासतों ने मना कर दिया भारत में शामिल होने से, लेकिन कुछ समय बाद जो है शामिल हुई। कौन कौन सी थी और कैसे शामिल हुई? हैदराबाद, ठीक है, पुलिस कार्यवाही द्वारा इन्हें शामिल कर लिया गया। पुलिस के डंडे जब पड़े, पुलिस के कानून की कार्यवाही जब हुई इनके ऊपर, तो ये शामिल हो गए। और दूसरा जो है जूनागढ़, जनमत संग्रह द्वारा शामिल कर लिया गया। अब जनमत संग्रह का मतलब आप सभी ढूंढ लेना गूगल पे या फिर जीपीटी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप सभी इसके बारे में जान लेना। ठीक है, और तीसरा जो है कश्मीर, विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा शामिल कर लिया गया इन्हें भी। यहाँ तक सब कुछ कन्फर्म है ना? तो इसके बाद जो है अब राज्यों का गठन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो एम लक्ष्मीकांत में बताया हुआ है वही समझा रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ अनर्गल आपको समझा नहीं रहा हूँ। यही सारी बातें जो है हमारे एम लक्ष्मीकांत में बताई गई हैं, जिसको हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप किसी और टीचर से पढ़ोगे ना मेरे दोस्तों, तो अपनी भाषा में समझाएगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टीचर है, टीचर का समझाने का तरीका कुछ और होता है। ठीक है, अब खान सर का समझाने का तरीका बहुत ही अलग है, अब वहीं पे किसी और का तरीका समझ लीजिए बहुत ही अलग है। तो हमारा जो तरीका है वह टीचरों का तरीका नहीं है, हमारा जो स्टूडेंट का तरीका है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से जितनी भी चीजें होंगी। अब हमारा जो पॉइंट है अगला, अगला पॉइंट हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? एक मिनट, मार्कर हमारे खत्म हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट रुक जाइए भाइयों। ओके,
ओके। ओके हो गया दोस्तों। तो 1950 की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1950 में भारतीय संविधान ने भारत के क्षेत्रों को चार प्रकार से चार चार भागों में बांट दिया, चार प्रकार से चार भागों में बांट दिया। चार भागों में बांट दिया, क्यों बांट दिया, किस लिए बांट दिया गया, उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। पहले हम इसको आपको लिख के समझा देते हैं, ठीक है दोस्तों। 1950 में संविधान भारतीय क्षेत्रों बोल लो या फिर राज्यों बोल लो, ठीक है, को चार भागों में बांट दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। बांट दिया गया। अब भागों के बारे में हम सभी को समझना है। तो भाग का, ओके, ये हमारा भाग का हो गया। हमारे मार्कर्स हमें धोखा देते रहेंगे। और भाग खा, ठीक है, भाग गा, और लास्ट हमारा भाग घा होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों। और इन सभी को जो है टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है, टेम्परेरी बांटा गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसे काम चलाऊं बना दे रहा हूं, अब आपको जैसी जरूरत पड़े, आपको जैसा अच्छा लगे, आप फ्यूचर में इसे मैनेज कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो क्या बताया, 1950 में संविधान ने भारतीय क्षेत्रों को या फिर भारतीय राज्यों को चार भागों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। भाग का, भाग गा, भाग गा और भाग घा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। भाग का में जो है ब्रिटिश भारत के क्षेत्र आते थे, यानी कि ब्रिटिश भारत का जिसपे शासन था। तो कितने क्षेत्र थे इसमें, पहले तो लिख देता हूँ, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र आते थे, कितने क्षेत्र थे, 9। इसका अभी आपको मैं डिस्प्ले पे इसका भी शो करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों, कितने क्षेत्र थे, कितने राज्य थे भागे, भाग का में, ठीक है। और इसमें क्या था, देशी रियासतें थी, ठीक है, देशी रियासतें, देशी रियासतों के भी 9 थे, ठीक है दोस्तों। इसमें ये दोनों के मिला करके थे, ठीक है दोस्तों। कुछ, अरे कुछ देशी रियासतों के थे, देशी रिया के थे और कुछ ब्रिटिश प्रांत के थे। तो कुल मिला के कितने होंगे दोस्तों, 10 क्षेत्र, यानी कि 10 राज्य। और लास्ट वाले में केवल अंडमान एंड निकोबार था, ठीक है। अब इतने अच्छे तरीके से, अब हाँ एक बात और, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 9 + 9 18, 9 10 28 और एक कितने 29, इनकी कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, इनकी 29 थी। अब बहुत लोग बोलते हैं ना, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आ गया, बहुत लोग कहते हैं कि
हमारे भारतीय संविधान जब हमारा जब भारतीय का संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे 10 राज्य थे, 5 राज्य थे, 11 राज्य थे। अब आप सभी को टेंशन नहीं लेना है कितने राज्य थे, कितनी संख्या थी, 29 संख्या थी। और इसको क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया, क्यों इसे बनाया गया था, किस लिए बनाया गया? इसको टेम्परेरी बनाया गया था। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब जैसे महान व्यक्ति ने इसको 29 भाग मतलब 4 भागों के अनुसार 29 राज्यों को बाँटा। किसी भी तरीके से 4 भागों में 29 राज्यों को बाँटा। पहले भाग में 9 क्षेत्र थे, 9 राज्य थे, ठीक है? जो कि ब्रिटिश भारत के थे। और भाग ख में जो है 9 थे, देशी रियासतों के थे, ठीक है? भाग ग में कुछ देशी रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत के थे, 10, ठीक है? और भाग ग में जो है अंडमान एंड निकोबार, ये 1 था, ठीक है दोस्तों? इसमें 1 ही था, तो आप सभी को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। समझ में आ गया? एक बार आप सभी को फिर से समझाता हूँ। 1950 में भारतीय संविधान ने भारत के क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। भाग क में ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे जो 9 थे, ठीक है? और भाग ख में जो है देशी रियासतें थे, 9 थे, ठीक है? भाग ग में जो है कुछ देशी रियासतें, कुछ और ब्रिटिश प्रांत के थे, कितने थे? 10 थे। और भाग ग में जो है अंडमान निकोबार थे, और कुल संख्या कितनी थी? 29 संख्या थी। अगर आपसे आज के बाद कोई सवाल करता है कि भारत के संविधान के लागू होते समय कितनी संख्या थी राज्यों की, तो 29 बताना है। और इसे क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? इसे काम चलाऊ बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है दोस्तों? और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि आपको जिस तरीके से अच्छा लगे फ्यूचर में, उस तरीके से आप इसे मैनेज कर लेना, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? एक भी पॉइंट नहीं मिस कर रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे चीज़ों को बस सरल तरीके से समझा रहा हूँ। और मैं धीरे-धीरे अब नहीं समझाने वाला, तेज़ समझाऊँगा, ओके? अब बहुत हो गया धीरे-धीरे पढ़ाने का काम, अब तेज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? अब विभिन्न देशों से आवाज़ उठने लगी, माँगें उठने लगी कि हमको जो है राज्य तो अब बना दिया गया है, राज्य बना दिया गया है, तो अब हमको क्या है, भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, ठीक है दोस्तों? अगला पॉइंट क्या है? ओके। धीरे-धीरे लिखता हूँ क्योंकि राइटिंग मेरा थोड़ा स्लो है, तेज़ भले ही पढ़ाऊँगा। देशों के विभिन्न अलग-अलग भागों से विभिन्न इसे बोलना चाहिए था, लेकिन अलग-अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? क्यों उठने लगी? कि मुझे भाषा के आधार पर अपने राज्य का गठन चाहिए, हमारा राज्य जो बनना चाहिए वो भाषा के आधार पर बनना चाहिए। देशों के अलग-अलग भागों से मांग उठने लगी। किस लिए उठने लगी? उठने लगी कि हमें ओके आधार पर राज्यों का गठन चाहिए। ओके। देशों के अलग-अलग भागों से मांग उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। हमारे राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर। तो इसके लिए सरकार ने एक गठन का मतलब एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का क्या नाम था दोस्तों? पहली आयोग का नाम था एस.के. धर कमेटी। ये यस हो गया, के धर। ठीक है दोस्तों, इस आयोग का गठन हुआ, एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। गया, ओके। लेकिन इस गठन ने क्या कहा कि
ये जो भाषा के आधार पर आपकी मांग है, इसको नहीं पूरा किया जा सकता है। इस आयोग ने उसको अस्वीकार कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा, भाषा के आधार पर आपके राज्यों का गठन नहीं हो पाएगा। फिर कैसे होगा? प्रशासन की सुविधा के अनुसार आपके राज्यों का गठन हो सकता है। तो पहली बात उन्होंने क्या बोली थी? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। फिर कैसे होगा? प्रशासन के अनुसार। शासन इससे क्या हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैल गया। अब असंतोष का मतलब आप सभी को समझाना पड़ेगा। असंतोष का मतलब होता है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, हमें ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, एक कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के कोई थे, या फिर कांग्रेस ही समझ लो, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य था, उन्होंने जो है, और हाँ दोस्तों, ये कब बना मैं भूल गया आप सभी को बताने के लिए, 1948 में। इस आयोग का गठन 1948 में हुआ, ठीक है, 1948 में। ठीक है, इस आयोग का गठन जो है, इसके धर आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1948 में। ठीक है दोस्तों, उसने क्या क्या कहा था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा और प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन होगा। फिर जो है 1949 में, ठीक है दोस्तों, 1949 में जेपीबी का नाम आपने सुना होगा, जेपीबी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है दोस्तों, इनके आयोग का गठन हुआ, ठीक है, जेपीबी आयोग का गठन हुआ। इन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो पाएगा, प्रशासन के अनुसार पर गठन हो सकता है। तो यही बातें सेम सेम इन्होंने भी बोले 1949 में। जेपीबी, अब जेपीबी का मतलब आप सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, जेबीपी, अरे यार, जेबीपी, जेबीपी, ओके, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है दोस्तों, आयोग का गठन हुआ 1949 में, जेपीबी आयोग का गठन हुआ, गठन हुआ। इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर नहीं। ओके, तब फिर कैसे? प्रशासन के आधार पर, प्रशा पहली बात तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग क्षेत्रों से मांगे उठने लगी कि कि हम हमारे भाषा मतलब हमें भाषा के आधार पर अपने राज्यों का गठन चाहिए, हमें जो है अपने राज्यों का नाम किस आधार पे चाहिए? भाषा के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए एक कमेटी का आयोग की मतलब एक कमेटी को बनाया गया भारत सरकार द्वारा, एसके धर आयोग, ठीक है, एसके धर कमेटी बोलो, आयोग बोलो, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। एसके धर आयोग का गठन किया गया 1948 में। इन्होंने क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन होगा। और जो है, जब इन्होंने मना कर दिया तो फिर उन्होंने फिर आगे बढ़े। तो 1949 में जेपीबी जे जेबीपी आयोग का गठन हुआ। इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासन के आधार पर होगा। तो दोनों जगह से जो है इन्होंने ठोकर खा ली। तो 1953 में, ठीक है दोस्तों, 1953 की बात है, या फिर मान लो कि एक आंदोलन हुआ, ठीक है, 1953 में हुआ, या फिर 1950 से लेकर 1953 के बीच में हुआ था वह आंदोलन, ठीक है दोस्तों। तो इसको मिटाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। यहाँ तक तो सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ ही गई होंगी।
ओके, अभी इसे ट्रिक से समझाता हूँ, ट्रिक से आप सभी को याद करने का ट्रिक समझाऊंगा। ओके ओके, तो क्या हम बता रहे थे आप सभी को? ओके, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो जो है यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बताना, मैंने बताया था 1950 से लेकर के 1953 के बीच में एक आंदोलन हुआ। किसने किया? आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे भाषा के आधार पर अपने राज्य का नाम चाहिए। हमारे राज्य का गठन जो होगा वो भाषा के आधार पर होगा। तो जब रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया तो 56 दिनों की भूख हड़ताल से, 56 दिनों भूख ताल से एक कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यकर्ता की मौत हो गई। मौत, उनका नाम था पोट्टी श्रीराम अल्लू। ठीक है दोस्तों, तो 1950 और 1953 के बीच में एक आंदोलन हुआ। किसके लिए आंदोलन हुआ? कि मुझे भाषा के आधार पर अपने राज्यों का गठन कर दीजिए, हमारे राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर कर दीजिए। और किस राज्य वालों ने किया था? आंध्र प्रदेश के लोगों ने किया था। और 56 दिनों की भूख हड़ताल से एक कांग्रेसी करता थे, ठीक है दोस्तों, ये कांग्रेसी करता थे, पोटी श्री राम अल्लू जो थे वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उनकी मौत हो गई, ठीक है दोस्तों, 56 दिनों की भूख हड़ताल से उनकी मौत हो गई, पोटी श्री राम अल्लू की। तो फिर सरकार को जब पता चला कि उनकी मौत हो गई, वो भी हमारे वजह से भाषा के आधार पर उनके राज्यों का गठन नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया? 1953 में उन्होंने क्या किया? 1953 में उन्होंने मद्रास, ठीक है, मद्रास से तेलुगु को अलग करके, तेलुगु भाषा, हाँ तेलुगु भाषा को अलग करके एक राज्य बनाया। अब कौन सा राज्य है आप सभी बताइए? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। ठीक है दोस्तों, 1953 में मद्रास मद्रास से तेलुगु भाषा को अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये दबाव में आके की थी ना सरकार, सरकार दबाव में आके की थी, और दबाव में आके कर दी। बाकी जो है एक राज्य का गठन तो हो गया, अब बाकी सारे राज्य जो बच रहे हैं उनका क्या होगा? उन्होंने भी कहा कि जब आंध्र प्रदेश का काम हो सकता है तो हम लोग का भी काम होना चाहिए। तो उन्होंने भी मांग कर ली कि मुझे भी भाषा के आधार पर अपने राज्य का नाम चाहिए, हमारे राज्य का गठन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ ना, एक आयोग का गठन हुआ। आप सभी को उस आयोग का नाम पता होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन यानी कि राज्यों के बारे में पढ़ लेंगे। कौन राज्य किससे मिल के बना है, कहाँ कहाँ से टूट के बना है, इन सारी चीज़ों को। ओके, लास्ट में आप सभी को मैं रिवाइज कराऊंगा, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ों को एक बार में अच्छे तरीके से रिवाइज कराऊंगा। तो हम कहाँ पहुँचे थे? आप सभी तो बता नहीं सकते हो, ठीक है, मुझे देखना ही पड़ जाएगा। ओके, हाँ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, एक मिनट में स्याही भर लेता हूँ तीनों मार्करों में, ठीक है दोस्तों, वरना फिर आपको समझाने में प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
वन शाही खत्म होने वाली है। ओके दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग, अब इसके बारे में हम सभी पढ़ने चल रहे हैं। इसको कब बनाया गया? 1953 में, जब राज्य को, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस आयोग का गठन जो है 1953 में भारत सरकार द्वारा किया गया और इसमें 3 सदस्यीय थे। ठीक है दोस्तों, 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय। तीन सदस्य 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, उसमें 3 सदस्य थे। पहला, जो कि अध्यक्ष थे, फैजल अली का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे। इस आयोग के अध्यक्ष, अरे यार, और 2 अन्य जो थे वो किसी काम के नहीं थे, बट वो भी मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, 2 अन्य, एक थे KM पन्निक्कर, पडिक्कर। ओके, पहला हो गया। दूसरा HN कुंजरू। तो आप सभी को कहाँ से मैं समझा रहा था, आंध्र प्रदेश ने जब स्ट्रगल किया, जब उन्होंने रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो भारत सरकार जो है दबाव में आ करके उनके राज्यों का गठन कर दिया भाषा के आधार पर। तो बाकी सारे राज्यों ने भी कहा कि हमारा भी होना चाहिए, तो उसके लिए जो है एक गठन का आयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, एक आयोग का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका नाम था। ठीक है दोस्तों, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। इस आयोग के अध्यक्ष 2 थे, वो फैजल अली थे, और अन्य जो 2 थे वो KM पडिक्कर थे और दूसरा HN कुंजरू थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस आयोग का काम क्या था कि बाकी सारे राज्यों को जो है भाषा के आधार पर उनका गठन कर दिया जाए। तो इसने जो है मान लिया, ठीक है दोस्तों, कि भाषा के आधार पर इस आयोग ने भाषा के आधार पर लेकिन इसकी कुछ सिफारिशें थी। इसने तो मान लिया, लेकिन इसकी कुछ सिफारिशें थी। ठीक है दोस्तों, सिफारिशों को जान लेते हैं। सिफारिशें, पहली सिफारिशें थी, बहुत सारी सिफारिशें थी, लेकिन मैं मेन मेन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक भाषा, एक राज्य,
का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया। अभी मैं समझाऊंगा। और दूसरा क्या था? वो 4 तरीके का जो भागों के अनुसार राज्यों का गठन किया गया था, 29 राज्यों का, उनको खत्म कर दिया जाए। तो 4 प्रकार के 4 भागों को खत्म कर दिया जाए। तो पहली सिफारिशें क्या थी दोस्तों? कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया जाए, कि एक भाषा जो है एक राज्य में ही लागू होगी। इस सिद्धांत को जो है उसने जो है अस्वीकार कर दिया। कि जैसे कि आज ये यूपी है, यूपी में हिंदी बोली जाती, तो हिंदी बोलने वाले लोग ही आ जा सकते हैं और बाकी भाषाओं वाले जो हैं वो नहीं आ जा सकते हैं। तो इस सिद्धांत को इन्होंने मना कर दिया। ये पहली सिफारिशें थी, ठीक है दोस्तों। दूसरी सिफारिशें क्या थी? 4 भागों को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 भागों में जो है बाँटा था, 4 भागों के अनुसार 29 राज्यों को बाँटा था, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये 2 सिफारिशें थी हमारी सरकार से। किसने किया था? फैज़ल अली ने किया था। तो ख़त्म कर दिया गया और जो है 1955 में वो आ गया, क्या बोलते हैं, 1955 में इसकी रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट है ना, यही रिपोर्ट है, ये 1955 में आ गई, ठीक है दोस्तों। गठन कब हुआ? 1953 में। और रिपोर्ट कब आई? यही सारी बातें जो है रिपोर्ट करके दिया था। इन लोगों ने कुछ सालों तक काम किया और फिर जब काम किया तो उसका जो नतीजा आया 1955 में आया। 1955 में जो नतीजा आया वो आप सभी के सामने दिख रहा है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार कर लिया, यानी कि होना चाहिए, मान लिया। सिफारिशें थी, एक भाषा एक सिद्धांत नहीं होना चाहिए और 4 भागों को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जो है 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को अब हमारा रिवाइज करवाने का टाइम आ चुका है, जो कि मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करवाना चाहूँगा। ओके। मतलब सब कुछ फाइनल होने के बाद दोस्तों, जब हमारा 1955 में कितने राज्य बने थे दोस्तों? ओह सॉरी सालो। ओके, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। सब कुछ काम होने के बाद राज्य का जब ये लड़ाई वड़ाई हो गया, रेवोल्यूशन वेवोल्यूशन हो गया, अध्यक्ष बन गए, राज्यों का पुनर्गठन का आयोग हो गया। उसके बाद जब सब कुछ होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, सिफारिशें मानने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों। अब मैं आप सभी को रिवाइज करवाने चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिवाइज हमारा टॉपिक क्या होगा? रिवाइज। रिवाइज, ये हो गया हमारा रिवाइज। इसमें पहला पॉइंट जो है, हम सभी ने क्या बात किया था? स्वतंत्रता। स्वतंत्र, अरे यार, स्वतंत्रता। ओके, ये हमारा पहला कीवर्ड है, समझ लो। स्वतंत्रता के बारे में बात हुई थी। हमारे भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी, ठीक है दोस्तों। राजनीतिक, राजनीतिक इकाइयाँ, ओके। और 2 राजनीतिक इकाइयाँ क्या थी? पहला ब्रिटिश भारत था, दूसरा हमारी देसी रियासतें थी। उसके बारे में हमने आप सभी को समझाया है, अब आप सभी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला हो गया इसमें। और इसी में जो है स्वतंत्रता में हम सभी वह भी लिख लेंगे कि 2 देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के लोग जो भारत में थे उन लोगों को कहा गया भारत सरकार द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको 2 विकल्प दिए गए। देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 2 प्रकार के देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। जो भारत में थे पहले से ही पाकिस्तान के लोग, उनको 3 विकल्प दिया गया भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है।
उनको भारत में भी रह सकते हैं, भारत में स्वतंत्र रह सकते हैं, और उनको जो है बताया गया कि आप पाकिस्तान में भी जा सकते हो। ये हमारा स्वतंत्रता से संबंधित हो गया। उसके बाद हम सभी ने क्या पढ़ा था? 52 देसी रियासतों के बारे में। दूसरा 552 देसी रियासतों के बारे में। 549 में शामिल हो गई, शामिल, शामिल, ओके। और 3 ने मना कर दिया। समय अनुसार जो है तीनों को भी शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, और जो लास्ट हमारा कश्मीर है उसको जो है बिले पत्र के हस्ताक्षर द्वारा। यह भी क्लियर हो गया। अब तीसरा हम सभी को क्या पढ़ना है? ओके, अरे तीसरा, ओके, तीसरा हम सभी ने पढ़ा है 1950 में भारतीय संविधान ने राज्यों को ऐसे टेम्परेली 4 भागों में बांट दिया था। 29 थे, 4 भागों में बांट दिया गया था। भाग, भाग का, ओके, भाग, संविधान, अच्छा भागो लिख देते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा, मैंने पहले ही समझा दिया। भागों में, भागों में पहला भाग ए में क्या था? ब्रिटिश भारत। बी यहाँ, ओके, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, कितने थे? 9, ओके। बी में कितने थे? और कौन सी थी? देशी रियासतें, दे, सी, देशी का मतलब आप सभी को समझ जाना है, देशी रियासतें, ओके। सी में कौन थे? देशी थे प्लस बी एच थे, ब्रिटिश भारत थे, ओके। इसमें कितने थे? 10 थे। और लास्ट में हमारा क्या था? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्तों। और जब ये सब बन गया तो विभिन्न राज्यों में आवाजें उठने लगी, मांग। चौथा क्या था? मांग। अब मांग जो है, मांग उठने लगी, तो मांग उठने लगी तो पहला क्या हुआ? पहले आयोग लिख देता हूँ यहाँ पे, अरे छोड़ो, मांग हो गया, अब आयोग लिख देता हूँ। पहले आयोग का गठन क्या हुआ? एसके धर कमेटी, ओके। एसके धर कमेटी का नाम हुआ, उसने भाषा के आधार पर मना कर दिया, ओके, भाषा मना कर दिया। प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन से उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, प्रशासन के आधार पर हो सकता है। दूसरी कमेटी का क्या नाम था? जेबीपी, बीपी, ओके। सरदार जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। इन्होंने भी यही बातें कही, ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी यही बातें कही। तो लास्ट में क्या हुआ यहाँ पे? तो अभी, हाँ, तो रिवॉल्यूशन हुआ, ओके। क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन को? क्या बोलते हैं? क्रांति हुई। क्रांति हुई। क्रांति के बाद 56 दिनों के बाद उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीराम अल्लू की जो है 56 दिनों की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है 56 दिनों की भूख हड़ताल से मौत। क्रांति हुई 1953 में, ठीक है दोस्तों। 1953 में जो है आंध्र प्रदेश, 1953 में जो है सरकार दबाव में आकर के, क्योंकि उन्होंने क्रांति की थी, सरकार ने दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को जो है मद्रास से तेलुगु भाषा को अलग करके एक नए राज्य का गठन किया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1953 में। तो बाकी सारे राज्य भी करने लगे, ठीक है दोस्तों। तो एक आयोग का गठन हुआ 1953 में, एक आयोग का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। इस आयोग ने 2 सिफारिशें रखी। इसके अध्यक्ष पहली बात तो कौन थे? फैजल अली, और 2 और थे, उनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमने एक बार समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो सिफारिशें क्या थी?
एक भाषा एक राज्य में नहीं होनी चाहिए। ओके। और दूसरी सिफारिशें क्या थी? मैं भी थोड़ा-थोड़ा भूल जाता हूँ, लेकिन दूसरी सिफारिशें क्या थी दोस्तों? हाँ, 4 भागों को ख़त्म कर दिया जाए। भागों को ख़त्म कर दिया जाए जो कि बनाया गया था। अब आप सभी को मैंने रिवाइज़ करवा दिया, एक बार आप सभी को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों? पहले में हमने क्या लिखा है? स्वतंत्रता से संबंधित। हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था, हमारे भारत में 2 तरीके की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। और हमारे भारत के स्वतंत्र होते समय जो है 2 तरीके के देश आज़ाद हुए, ठीक है? 2 देशों का निर्माण हुआ। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत। और पाकिस्तान जो है भारत में ही था, इसीलिए जो है उनको 3 विकल्प दिए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा। पहला विकल्प कि आप पाकिस्तान जा सकते हो, दूसरा विकल्प आप भारत में रह सकते हो, तीसरा विकल्प आप भारत में स्वतंत्र रह सकते हो, आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा 552 देशी रियासतों के बारे में बात हुई है, ठीक है दोस्तों? हमारे भारत में कुल मिला के कितनी देशी रियासतें? 552 देशी रियासतें हैं। 549 जो है हमारे भारत में शामिल हो गई। 3 ने मना कर दिया, लेकिन वो समय के अनुसार उन्हें भी शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल कर लिया गया। और क्या हमारा जूनागढ़ को जो है हमारा जनमत संग्रह द्वारा शामिल कर लिया गया, और कश्मीर को जो है विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा शामिल कर लिया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। और 1950 में संविधान ने भारत के क्षेत्रों को 4 भागों में बाँट दिया गया। भाग 1 में ब्रिटिश भारत के 9 क्षेत्र थे। भाग बी में जो है देशी रियासतें थीं, 9 देशी रियासतें थीं। और भाग सी में देशी रियासतें थीं और कुछ ब्रिटिश प्रांत के थे, कुल मिला के 10 थे। और डी में अंडमान एंड निकोबार थे। इसको किस लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा काम चलाऊ बनाया गया था, टेम्परेरी बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि आपको जो है अगर कभी ज़रूरत पड़े, जिस तरीके से आपको मैनेज करना पड़े, भविष्य में आप कर सकते हो राज्य को, ठीक है? तो उसके बाद हम सभी ने क्या माँग उठने लगी, ठीक है? ये तो बन गया, अब उसके बाद माँग उठने लगी कि हमको भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन होना चाहिए, हमारा राज्य जो बनना चाहिए वो भारत के आधार पर बनना चाहिए। और फिर आयोग का गठन होना शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों? पहला इसके धर आयोग का गठन हुआ। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का गठन कैंसिल कर दिया, अब प्रशासन के अनुसार पर प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन सही माना, ठीक है दोस्तों? और दूसरी कमेटी जो बनी जेबीपी कमी, उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी क्या कहा? भाषा के आधार पर नहीं बन सकता, प्रशासन के आधार पर बन सकता है। फिर क्या हुआ? क्रांति कर दी है जब उनकी बातों को नहीं माना गया। 56 दिनों की भूख हड़ताल थे, प्रोटी श्रीराम अल्लू कांग्रेसी कर्ता की मौत हो गई, ठीक है दोस्तों? 1953 में फिर तो सरकार दबाव में आकर 1953 में जो है मद्रास से तेलुगु भाषा को अलग करके नया आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया, बना दिया और राज्यों का गठन कर दिया भाषा के आधार पर। तो बाकी सारे राज्य जो थे वो लोग भी कह रहे थे जब एक का कर दिया तो हम लोग का भी करना चाहिए। तो 1953 में जो है भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन का आयोग बनाया गया, जिससे कि भाषा के आधार पर सभी राज्यों का गठन किया जा सकता है। उसके अध्यक्ष जो थे फैजल अली थे। 2 और अन्य थे जिनका नाम था, पहला के.एम. पडनेकर और दूसरा जो थे एच.एन. कुंजरू। और 2 सिफारिशें थी, ठीक है दोस्तों? कि पहली सिफारिशें एक भाषा एक राज्य पे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? दूसरी सिफारिशें थी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 4 भागों के अनुसार बाँटा गया था 29 क्षेत्रों को, 29 राज्यों को, उनको जो है खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित बन गए। और 1956 के बाद बहुत सारे स्टेट बने, जो कि मैं आप सभी को एक-एक करके अच्छे तरीके से समझाऊँगा, क्योंकि राज्य कहाँ से आए, कब आए, किस स्टेट से आए, किस स्टेट से अलग हुए, किस राज्य से अलग हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में यूपीएससी बहुत ही अच्छे तरीके से पूछता है। तो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। बाकी सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। मुझे तो नहीं लगता है आप सभी को कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो। तो आपको मैं लास्ट टाइम मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपको मम्मी-पापा के लिए कुछ भी करना है, आपको एक काम करना है, ठीक है दोस्तों? आप घर पे रह रहे हो अभी के टाइम पे, आपको कुछ नहीं करना है, घर से निकलना है। आपके पास एक भी पैसे ना हो, घर से निकलो, जाओ। और जाने के बाद क्या करना है, आपको कहीं पे भी थोड़ा काम करना है, ठीक है? काम करने के बाद जो भी आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे आ जाते हैं, उससे आप एक रूम खरीदो, ठीक है? और भाड़े पे रूम लो, और 2-3 हज़ार जो भी भाड़ा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप उस कमरे में जाके केवल पढ़ाई करो, ठीक है? पढ़ाई इतना करो, दिन-रात एक करके मेहनत कर दो।
सफलता मिल जाए आपको, आपके मम्मी-पापा का सीना चौड़ा हो सके। इतना काम आप सभी करो यार, क्योंकि आज के टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने परिवार को खुद ही चलाओगे, कोई आपको साथ नहीं देने वाला है, ठीक है दोस्तों? तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, आपको एक रूम लेना पड़ेगा, आपको दिन-रात एक करके पढ़ाई करनी होगी अपने मम्मी-पापा के लिए, अपने मम्मी-पापा को कुछ बना सको और राजा-रानी की तरह रख सको, उनके एक कहने से सारी चीज़ों को खरीद सको, इस लायक आपको बनना है। तो आपको रूम खरीदना है, पढ़ाई करना है, मम्मी-पापा के लिए करना है, दुनिया आपकी भलाई नहीं सोचेगी, आपका गड्ढा ही खोदेगी, आप गिर जाओ, जल्दी से जल्दी गिर जाओ, ठीक है? यही सोचेगी दुनिया, आपके बारे में भला कभी नहीं सोच सकती, ठीक है दोस्तों? अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपने परिवार के साथ रहो, अपने मम्मी-पापा के साथ रहो, या फिर अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप अकेले रहो, आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे। अगर आप किसी के साथ अपना संबंध बनाते हो तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दूँ, आपकी बातों को जो वैल्यू ना करे, आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है, आपका जो है बात नहीं सुन रहा है, ठीक है? उस व्यक्ति से आप दूर हट जाओ, आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है दोस्तों? आपका समय बहुत कीमती है। अब मैं इसे आप सभी को साफ वर्डों में कहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति है आपका समय बर्बाद कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है आपका समय बर्बाद कर रहा है तो आप उससे दूर हट जाओ। आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों? और उसके बाद आप सभी जब युद्ध में उतर गए हो, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हो, तो युद्ध क्यों लड़ी जाती है आप सभी को पता है? युद्ध इतिहास के लिए लड़ी जाती है और इतिहास हमेशा किसकी होती है? जीतने वालों की इतिहास होती है, ठीक है दोस्तों? तो हमको इतिहास के लिए नाम करना है, ठीक है दोस्तों? और सफलताएँ ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों? तो मुझे एक मोटिवेशन और याद आ रहा, कामयाब तो होकर रहेंगे चाहे कोई साथ दे या ना दे, क्योंकि रुकना मुझे आता नहीं है, जीतने का जुनून मेरे दिमाग से जाता नहीं है, साली कामयाबी जाएगी तो जाएगी कहाँ? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। इसी के साथ हम सभी अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी को जीवन में कभी नहीं हार मानना है, करना है तो करना है, मम्मी-पापा के लिए सब कुछ करना है, उनके एक कहने पे सारी दुनिया पलट दूँ, इस लायक मुझे बनना है। तो इसी इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। पार्ट 5 में जो है हम सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों? राज्यों के पुनर्गठन के बारे में एक-एक चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है? यूपी कैसे बना, कब बना, किन-किन क्षेत्रों से टूटकर बना है, किन-किन क्षेत्रों से मिलकर बना है, कब कैसे और कहाँ कैसे बना है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो लास्ट शेरा उठ जरा ते फिर ਉਹੀ ਜਲਵਾ